क्या फिल्में सिर्फ मनोरंजन होती हैं या वे हमारे समाज का आईना भी होती हैं? पसमानदा डेमोक्रेसी आपके लिए लेकर आ रहा है हर हफ्ते रविवार को एक खास फिल्म एनालिसिस पॉडकास्ट AI जनरेटेड पॉडकास्ट फॉर्मेट में। ये पॉडकास्ट उन फिल्मों और वेब सीरीज पर होगा जो समाज के छुपे सवालों, अनकही सच्चाइयों और जरूरी बहसों को सामने लाती हैं। यहाँ आपको स्टार रेटिंग या सतही रिव्यू नहीं मिलेगा। यहाँ होगी फिल्म की गहराई से पड़ताल, कहानी को सामाजिक मुद्दों से जोड़कर, उसके सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल पहलुओं को समझने की ईमानदार कोशिश। ये पॉडकास्ट आपको सिखाएगा कि पर्दे पर दिख रही दुनिया के जरिए हम अपने आसपास के समाज को कैसे पढ़ें, समझें और सवाल करें। तो जुड़े रहिए पसमानदा डेमोक्रेसी के साथ। हर रविवार सुनिए एक ऐसी फिल्मी बातचीत जो सोच को झकझोर दे। आज के फिल्म पॉडकास्ट का आनंद लें। सोचिए, आज की दुनिया में लड़ाइयाँ सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती। एक और बहुत बड़ा मैदान है और वो है हमारे दिमाग का, हमारी सोच का। बिल्कुल। इस मैदान में हथियार मिसाइलें नहीं बल्कि कैमरे हैं, कहानियां हैं, हेडलाइंस हैं। बिल्कुल, इसे छवि का युद्ध कह सकते हैं। एक परसेप्शन की लड़ाई। हाँ, परसेप्शन की लड़ाई। और आज हमारे पास अब्दुल्ला मंसूर का एक लेख है जिसका शीर्षक है हॉलीवुड, पश्चिमी मीडिया और ईरान, छवि निर्माण की राजनीति। तो इसी के आधार पर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे फिल्में और मीडिया मिलकर किसी देश की एक खास तस्वीर दुनिया के सामने रखते हैं और ये तस्वीर हमारी सोच पर कैसे असर डालती है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये सॉफ्ट पावर का एक क्लासिक उदाहरण है। सॉफ्ट पावर? हाँ, मतलब किसी को अपनी बात मनवाने के लिए फौज या पैसे का जोर नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, अपने आइडियाज, अपनी कहानियों का इस्तेमाल करना। और इस मामले में हॉलीवुड से बड़ा हथियार अमेरिका के पास शायद ही कोई दूसरा हो। दशकों से यही होता आया है। हाँ, इसने अमेरिकी नजरिए और जीवन शैली को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। सही। और इस परसेप्शन की लड़ाई का एक बड़ा निशाना अक्सर इस्लामी दुनिया रही है और खास तौर पर ईरान। तो आज हम इसी की परतें खोलेंगे, देखेंगे कि ये खेल कैसे खेला जाता है, कौन कौन सी फिल्में, कौन से टीवी शोज इसका हिस्सा है और इस सब के पीछे की राजनीति असल में है क्या। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1979 की इस्लामिक क्रांति से। हाँ। लेख के मुताबिक उस घटना के बाद से ही पश्चिमी मीडिया ने ईरान की एक छवि बनानी शुरू की, एक कट्टरपंथी, खतरनाक और पिछड़ा हुआ देश। और ये छवि सिर्फ अखबारों तक नहीं रही। नहीं, इसे असली रंग और रूप दिया हॉलीवुड ने। हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद 2012 की वो ऑस्कर जीतने वाली फिल्म है, आर्गो। बिल्कुल, आर्गो। ये 1979 में तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हुए कब्जे की सच्ची घटना पर है, लेकिन जिस तरह से इसे दिखाया गया है, हाँ, वो देखने लायक है। फिल्म में ईरानियों को एक हिंसक, एक तरकीन, चिल्लाती हुई भीड़ के तौर पर दिखाया गया है। मतलब फिल्म देखकर लगता है कि पूरा देश ही जैसे पागल हो गया है। हाँ। और दूसरी तरफ अमेरिकी किरदार बहुत शांत हैं, साहसी हैं, समझदार हैं। फिल्म ईरान के समाज या उस संकट के पीछे की राजनीतिक वजहों में बिल्कुल नहीं जाती, बस एक माहौल बनाती है कि देखो ये कितने खतरनाक लोग हैं। और ये तो बस एक शुरुआत थी। मुझे याद है नॉट विदाउट माई डॉटर नाम की एक फिल्म आई थी जिसने तो जैसे एक पूरी पीढ़ी के दिमाग में ये बात बैठा दी थी कि ईरानी मर्द अपनी पत्नियों पर जुल्म करते हैं और ईरान महिलाओं के लिए एक जेल जैसा है। हाँ, फिर वो होमलैंड जैसी बेहद लोकप्रिय टीवी सीरीज, उसमें तो ईरान को लगातार आतंकवाद का गढ़ बताया गया। ये एक पैटर्न है और ये आज भी जारी है। हाल के कुछ उदाहरण देखें तो तेहरान नाम की एक इजरायली थ्रिलर सीरीज है, बहुत पॉपुलर हुई। अच्छा। कहानी है एक मोसाद एजेंट की जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के मिशन पर है। या फिर टॉप गन मैवरिक को ही लीजिए, उसमें तो दुश्मन देश का नाम नहीं लिया था। नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा एकदम साफ है कि वो ईरान है। उनका यूरेनियम प्लांट जमीन के अंदर ठीक वैसी ही जगह पर है जैसा ईरान का नतांज न्यूक्लियर प्लांट है। तो इन सभी कहानियों में एक बात कॉमन है। क्या? हीरो हमेशा पश्चिमी दुनिया से होता है जो दुनिया को एक बुरे देश से बचा रहा है। एक मिनट, लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या ये छवि पूरी तरह से गलत है? हम ये भी तो नहीं कह सकते कि ईरान में सब कुछ बहुत अच्छा है। नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। वहाँ मानवाधिकार, खासकर महिलाओं के अधिकारों को लेकर तो वाकई गंभीर सवाल है और कई ईरानी फिल्म मेकर्स खुद अपने समाज की आलोचना करते हैं। सही कहा। जैसे परसेपोलिस या टैक्सी जैसी फिल्मों में हमने देखा है। ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब इस मुद्दे को और भी दिलचस्प बना देता है। ये बात 100% सच है कि ईरान में महिलाओं के अधिकारों का दमन एक बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा है।
कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन तो वहां की स्थिति को जेंडर अपार्थाइड तक कहते हैं। जेंडर अपार्थाइड? हाँ, मतलब लिंग के आधार पर एक तरह का संस्थागत भेदभाव। और ये भी सच है कि जो ईरानी डायरेक्टर इन मुद्दों पर फिल्में बनाते हैं उन्हें पश्चिमी फिल्म फेस्टिवल्स में बहुत सम्मान मिलता है, अवार्ड्स मिलते हैं। तो फिर समस्या कहाँ है? अगर वो अपने समाज की सच्चाई दिखा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना? समस्या है दोहरे मापदंड में। अच्छा। लेख इसी तरफ इशारा करता है। सोचिए, महिलाओं पर ऐसी ही बल्कि कुछ मामलों में इससे भी ज्यादा कठोर पाबंदियां सऊदी अरब जैसे देशों में रही हैं। हाँ, रही हैं। लेकिन क्या आपने हॉलीवुड में इस सऊदी अरब की आलोचना करने वाली कोई बड़ी फिल्म देखी है? नहीं, याद तो नहीं आ रही। शायद नहीं। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब दशकों से अमेरिका का एक बहुत बड़ा रणनीतिक और आर्थिक सहयोगी रहा है। तो यहाँ ये पैटर्न साफ दिखता है कि मानवाधिकार के मुद्दे को भी अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। जब किसी देश को निशाना बनाना हो तो उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड को उछाला जाता है, और जब किसी देश से दोस्ती निभानी हो तो उसके रिकॉर्ड पर चुप्पी साध ली जाती है। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि मानवाधिकार का मुद्दा एक हथियार की तरह इस्तेमाल होता है। हाँ, ये बात कुछ वैसी लग रही है जैसा 2003 में इराक युद्ध से पहले हुआ था। तब वो जनसहारक हथियारों का झूठा आरोप लगाकर एक पूरे देश पर हमला कर दिया गया था। बिल्कुल। ये परसेप्शन बनाने का ही खेल है। लेख में फिल्म वाइस का भी जिक्र है, जो दिखाती है कि कैसे अमेरिकी सरकार के अंदर बैठे लोगों ने देशभक्ति और सुरक्षा के नाम पर ऐसी नीतियां बनाई जिनका असली मकसद सिर्फ तेल कंपनियों और हथियार बनाने वालों को फायदा पहुंचाना था। तो जो हमें कारण बताए जाते हैं, जरूरी नहीं कि वो असली कारण हो। बिल्कुल जरूरी नहीं। ये जो पैटर्न है कि किसी एक देश को चुनकर उसे विलन की तरह पेश किया जाए, ये इतना साफ है कि लगता नहीं ये बस इत्तेफाक होगा। क्या इस लेख में बताया गया है कि इसके पीछे कोई खास सोच या कोई एकेडमिक सिद्धांत भी काम करता है? हाँ बिल्कुल। इसके पीछे एक बहुत मजबूत एकेडमिक सिद्धांत है, जिसे एडवर्ड सईद नाम के एक विद्वान ने ओरिएंटलिज्म कहा था। ओरिएंटलिज्म? हाँ, ओरिएंटलिज्म। इसका सीधा सा मतलब है कि पश्चिमी दुनिया, खासकर यूरोप और अमेरिका, अपनी किताबों, कला और फिल्मों में पूर्वी देशों को, जैसे अरब देश, भारत या ईरान, हाँ, इन सबको हमेशा एक खास नजरिए से दिखाती हैं। इस नजरिए में पूर्व को हमेशा पिछड़ा, अजीब, रहस्यमयी, थोड़ा खतरनाक और असभ्य दिखाया जाता है, जबकि पश्चिम को आधुनिक, तार्किक और सभ्य दिखाया जाता है। यानी एक हम और वो की दुनिया बनाना। हम जो बेहतर है और वो जो हमसे अलग है और शायद कमतर है। लेकिन इसका मकसद क्या है? मकसद है अपनी ताकत और अपनी नीतियों को सही ठहराना। अच्छा। खतरनाक है। तो दर्शकों के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी। फिर जब आपकी सरकार उस देश के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई या आर्थिक प्रतिबंध लगाती है, तो आम जनता उसका विरोध नहीं करती? सही, क्योंकि उन्हें पहले यकीन दिलाया जा चुका है कि वो लोग बुरे हैं। लेख में यह भी बताया गया है कि कई मामलों में तो पेंटागन और CIA जैसी अमेरिकी एजेंसियां हॉलीवुड की स्क्रिप्ट्स में सीधा दखल देती हैं। सच में? हाँ, ताकि फिल्म का नैरेटिव अमेरिकी हितों के पक्ष में रहे। तो ओरिएंटलिज्म सिर्फ एक विचार नहीं है, ये विदेश नीति का एक टूल है, एक औजार है। तो ये जो पूरा खेल है, ये सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं होगा फिर? ये तो एक तरह की स्टैंडर्ड प्लेबुक लगती है किसी भी ऐसे देश के लिए जो अमेरिका या पश्चिम की नीतियों से सहमत नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही तरीका रूस के लिए, चीन के लिए, उत्तर कोरिया और यहाँ तक कि अफगानिस्तान के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। जब भी किसी देश से टकराव होता है तो हॉलीवुड में अचानक से उस देश के विलेन ज्यादा दिखने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ एक नया मोड़ आ रहा है। अब दूसरे देश भी इस खेल को समझ गए हैं और वो इसका जवाब दे रहे हैं। हाँ, वो अपनी कहानियों के जरिए इसका जवाब दे रहे हैं। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। मतलब अब कहानियों से जवाबी हमला हो रहा है। जी हाँ, इसे आप काउंटर नैरेटिव कह सकते हैं। जैसे तुर्की ने वैली ऑफ द वुल्व्स इराक नाम की एक फिल्म बनाई, जिसमें अमेरिकी सैनिकों को इराक में जुल्म करते हुए दिखाया गया। पाकिस्तान की फिल्म खुदा के लिए ने 9/11 के बाद अमेरिका में बढ़ते इस्लामोफोबिया पर सवाल उठाए। और सबसे बड़ा उदाहरण है चीन। चीन क्या कर रहा है? चीन ने द बैटल एट लेक चांगजिन जैसी फिल्में बनाई हैं, जो चीन में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इन फिल्मों में कोरियाई युद्ध के दौरान चीनी सेना को अमेरिकी सेना को हराते हुए दिखाया गया है।
वाह, मतलब जब वो करें तो सच्चाई पर आधारित मनोरंजक फिल्म। और जब कोई और अपनी कहानी बताए तो उसे सरकारी प्रोपेगेंडा कह दिया जाता है। बिल्कुल, यहीं पर कहानी पर नियंत्रण की असली लड़ाई दिखती है। बिल्कुल, पश्चिमी मीडिया इन जवाबी फिल्मों को तुरंत प्रोपेगेंडा का लेबल लगाकर खारिज कर देता है, जबकि अमेरिकन स्नाइपर हो, जीरो डार्क 30 हो या लोन सर्वाइवर जैसी फिल्में जो अमेरिकी सेना का महिमा मंडन करती हैं। हाँ, उन्हें बहादुरी की सच्ची कहानी कहकर प्रमोट किया जाता है। और ये सिर्फ फिल्मों की बात नहीं है। CNN, फॉक्स न्यूज या द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े न्यूज आउटलेट्स भी इसी खेल का हिस्सा रहे। जैसा हमने 2003 के इराक युद्ध के दौरान देखा था। हाँ, जब मीडिया ने सरकार के झूठे दावों को बिना सवाल किए दुनिया के सामने परोसा था। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो हम क्या कह सकते हैं? मेरे लिए तो सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि हम स्क्रीन पर जो कुछ भी देखते हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं होती, वो एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल खेल का हिस्सा हो सकती है। ये दुनिया भर में लोगों की राय बनाने, अपनी संस्कृति को फैलाने और दूसरों की सोच को कंट्रोल करने का एक तरीका है। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिल्में देखना बंद कर दें या हर चीज को शक की नजर से देखें। नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम एक सक्रिय दर्शक बने, निष्क्रिय नहीं। जब हम कोई फिल्म या शो देखें तो खुद से कुछ सवाल पूछें। जैसे ये कहानी किसके नजरिए से बताई जा रही है, किसे हीरो और किसे विलन दिखाया जा रहा है और क्यों? जिस दिन हम ये सवाल पूछना शुरू कर देंगे, उस दिन हम प्रोपेगेंडा और सच्चाई के बीच का फर्क बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बिल्कुल, बहुत सही कहा। और आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए मैं एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहती हूँ। इस पूरी बातचीत ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम हमेशा ये देखते हैं कि पश्चिम हमें कैसे दिखाता है, यानी ओरिएंटलिज्म। कभी ये सोचा है कि हमारा अपना सिनेमा बॉलीवुड पश्चिम को और वहाँ के लोगों को कैसे दिखाता है? जब हमारी फिल्मों में कोई गोरा किरदार होता है तो वो अक्सर या तो एक बेवकूफ टूरिस्ट होता है या एक खलनायिका या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित है। सही पॉइंट है। क्या हम भी अनजाने में एक तरह का ऑक्सीडेंटलिज्म नहीं कर रहे हैं? और ये हमारे अपने पूर्वाग्रहों के बारे में क्या बताता है? सोचिएगा जरूर।